अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू एन अदर क्लास, चैप्टर नंबर 2, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। We are going to study today uses of isotopes, in which we will study the first 3 uses, which is on page number 40 of your textbook. इससे पहले हमने स्टडी किया व्हाट आर आइसोटॉप्स एंड वी सेड कि ये वो एलिमेंट्स होंगे जिनका एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होंगे, बट दे विल हैव द डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी कि न्यूट्रॉन्स के डिफरेंट होने की वजह से उनका मास नंबर भी डिफरेंट होगा. दे हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर इज सेम, बट दे हैव डिफरेंट मास नंबर. और मास नंबर डिफरेंट क्यों है? बिकॉज ऑफ डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर. इसी तरीके से हमने एक टर्म पढ़ी थी रेडियो एक्टिविटी, और इसमें हमने कहा था कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं दैट कंटिन्यूसली ब्रेक एंड चेंज इनटू अदर फॉर्म्स, जैसे कि कार्बन 14 ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जो कि कंटिन्यूसली ब्रेक करता है, यानी कि इन डिफरेंट फॉर्म्स में चेंज होता रहता है और साथ में कुछ एनर्जी रिलीज करता है. The energy is in 3 different forms: alpha, beta and gamma. These are the forms of energy. हमने इनको नेम दिया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर पेनिट्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर पावर. तो रेडियो एक्टिविटी क्या है कि किसी भी एलिमेंट का ब्रेक करना कंटिन्यूसली और किसी और चीज में चेंज हो जाना, और साथ ही साथ कुछ स्पेसिफिक किस्म ऑफ एनर्जी रिलीज करना. तो इसी जो रेडियो एक्टिविटी है, इन्हीं एलिमेंट्स को हम इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट एग्रीकल्चरल एंड डिफरेंट अदर मेडिसिनल फील्ड्स में, तो जो कि आज हम स्टडी करेंगे. द फर्स्ट यूज इज इन मेडिसिन. तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है और ये जो कि रिलीज करता है गैमा रेडिएशंस. जब ये ऐसी सेल्स पे गिरेंगे जो कि कैंसर सेल्स होंगे, तो ये फौरन से उन कैंसर सेल्स का डीएनए को ब्रेक करके उन कैंसर सेल्स को वहां से हटा देंगे, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता वहां से कैंसर सेल्स खत्म होते जाएंगे और जो हमारी बाकी की सेल्स है वो वहां पर उस एरिया को दोबारा से न्यू फ्रेश सेल के साथ फिलअप कर देंगे. इसी तरीके से जैसे कि अब किसी पर्सन को अपने गॉइटर में यानी कि थायराइड ग्लैंड में इसको इश्यू है, जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड्स इनलार्ज हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, इसे हम कहते हैं गॉइटर, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हार्ट इश्यूज भी होते हैं. तो इसको ट्रीट करने के लिए हम लोग रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इस्तेमाल करते हैं. वो आइसोटोप्स यहाँ जाएंगे जो इनलार्जमेंट की वजह है, जिसकी वजह से ये रेडियो एक्टिव ये जो थायराइड ग्लैंड्स हैं ये इनलार्ज हुए, ये उस एरिया को जाकर ट्रीट करेंगे और वो एरिया ठीक हो जाएगा. सो द फर्स्ट यूज इज इन रेडियोथेरेपी, के रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का इस्तेमाल करना फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर. तो कहते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर होते हैं. फर्स्ट वन इज स्किन कैंसर. तो कहते हैं इफ यू वांट टू ट्रीट द स्किन कैंसर वी यूज आइसोटोप्स लाइक phosphorus 32 and SR90, strontium 90. तो इस किस्म के आइसोटोप्स को हम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये बीटा रेडिएशंस इमिट करते हैं. बीटा रेडिएशंस हमारी बॉडी के अंदर तक नहीं जाती, सिर्फ स्किन तक रहती हैं और वहां पर मौजूद जितने भी कैंसर सेल्स हैं उनको खत्म कर देती हैं. लेकिन अगर कोई ऐसा कैंसर है जो बॉडी के अंदर है, यानी कि किसी ऑर्गन के अंदर, लंग कैंसर, हार्ट कैंसर और डिफरेंट टाइप्स के स्टमक कैंसर, तो इस किस्म के कैंसर्स को ट्रीट करने के लिए वी यूज कोबाल्ट 60. ये आइसोटोप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेनिट्रेटिंग गैमा रेज, यानी कि ऐसी रेज जो बहुत दूर तक किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर काफी दूर तक एंटर हो सकती हैं, क्योंकि अगर ये दूर तक एंटर नहीं होंगी तो वो हमारे डिजायर्ड ऑर्गन तक कैसे पहुंचेंगी. तो हम क्या करते हैं, हम उस पेशेंट बॉडी को एक सोर्स के नीचे रखते हैं और उसके उस सोर्स में से यानी कि वहां पर हम कोबाल्ट 60 रखेंगे, वो कंटिन्यूसली टूटेगा और टूटने की वजह से वो गैमा रेज रिलीज करेगा. वो गैमा रेज उस बॉडी के ऊपर जिस पर्सन को जहां पर इशू है वो वहां जाके गिरेंगी और उन कैंसर सेल्स को खत्म कर देंगी. एंड वी कॉल दिस मेथड टू बी रेडियोथेरेपी. इट कम एज अ शॉर्ट क्वेश्चन. पहला शॉर्ट क्वेश्चन जो इस टॉपिक में से है वो है व्हाट इज रेडियोथेरेपी. सो रेडियोथेरेपी इज द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर बाय यूजिंग रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स. उसके बाद यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट उन्होंने कहा है कि आपको एग्जांपल्स में पूछा जाएगा, तो आप ये 2 एग्जांपल्स लिखेंगे कि स्किन कैंसर के लिए वी यूज phosphorus 32 एंड फॉर कैंसर्स विद इन द बॉडी वी यूज कोबाल्ट 60.
इसी तरीके से हम लोग आइसोटॉप्स को, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स को मेडिसिन के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हम कोई भी मेडिसिन यूज करते हैं, उस मेडिसिन के बनाने के दौरान हम उसमें रेडियो एक्टिव आइसोटॉप थोड़ा सा ऐड कर देते हैं। तो फिर क्या होता है कि जब वो पर्सन को हम वो मेडिसिन देते हैं, वो पर्सन उस मेडिसिन को ले लेता है, तो फिर हम उसकी बॉडी को स्कैन करते हैं। जिस जगह पर उस पर्सन को इश्यू होगा, कोई भी कैंसर है या उसको वहां पेन है, तो वो वहां पर जाकर जो मेडिसिन के अंदर जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप था वो वहां जाकर जमा हो जाएगा। तो जब हम उसको स्कैन करेंगे तो वो एरिया हमें स्कैनिंग के दौरान बड़ा इजीली नजर आ जाएगा। तो इससे हमें अंदाजा हो जाएगा कि इस पर्सन को किस जगह क्या इश्यू है या क्या बीमारी है। जैसे यहाँ पर भी अगर किसी को ब्रेन इशू है, हम उसको रेडियो एक्टिव आइसोटोप का इंजेक्शन लगाएंगे, वो आइसोटोप्स वहां पहुंच जाएंगे जहां इशू है। फिर हम जब उसको डिटेक्टर में से पास करेंगे तो वो एरिया रेड होना शुरू हो जाएगा जिस एरिया में इशू है या जहां पर वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप जाकर इकट्ठे हुए हैं। तो हर एक आइसोटोप की अपनी अपनी प्लेसमेंट की जगह है। So the radioactive isotopes are used as tracers. Tracers का मतलब रास्ता बताने वाले कि जो हमें बताएंगे कि कहां पर पर्सन को इश्यू है। फॉर एग्जाम्पल आयोडीन 131, हमारे जो थायराइड ग्लैंड्स हैं, हमने पीछे भी एग्जाम्पल में देखा, थायराइड ग्लैंड हमारी बॉडी के अंदर आयोडीन को फौरन से पिक करते हैं। यानी कि जब हम नमक लेते हैं तो उसके अंदर भी आयोडाइज्ड नमक होता है हमारा, तो वो नमक के अंदर जो आयोडीन होती है वो हमारे थायराइड ग्लैंड्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करती है। इसी तरीके से अगर किसी पर्सन को कोई बीमारी है, वो बहुत ज्यादा खांसता है और हमें समझ नहीं आ रहा कि उसको किस चीज में इशू है, क्या आया उसको लंग्स का मसला है या वैसे कोई इशू है या टॉन्सिल्स हैं, तो कैसे चेक किया जाएगा? हम उसको मेडिसिन देंगे जिस मेडिसिन के अंदर आयोडीन 131 प्रेजेंट होगी। तो जैसे ही वो मेडिसिन लेगा, क्योंकि थायराइड ग्लैंड्स आयोडीन को हमेशा से जो है वो कैप्चर करते हैं, तो वो फौरन से आयोडीन 131 थायराइड ग्लैंड्स के ऊपर जाकर जमा हो जाएगी। और जब हम उस पर्सन का एक्सरे लेंगे तो उसके अंदर आयोडीन 131 थायराइड ग्लैंड्स पर जमा होगी, जिससे हमें अंदाजा हो जाएगा कि इस पर्सन को कौन सी बीमारी है, गॉइटर। और अगर उस पर्सन को ऐसा कोई इश्यू नहीं है तो आयोडीन 131 थायराइड ग्लैंड्स पर जाकर जमा नहीं होगी। सिमिलरली टेक्नीटियम एक आइसोटोप है। कहते हैं कि अगर बोन ग्रोथ को चेक करना है कि बोन की ग्रोथ अच्छी हो रही है या नहीं हो रही, तो हम टेक्नीटियम आइसोटोप यूज करेंगे, वो वहां जाकर एक्यूमुलेट हो जाएगा अगर बोन ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही। द थर्ड यूज इज in the archaeological and geological uses. First we should know what is archaeology and geology. आर्कियोलॉजी, इसमें साइंटिस्ट स्टडी करते हैं कि आज से पहले ह्यूमंस कैसे रहते थे, किस तरह से खाते थे, किस तरह से उठते बैठते, तो इस किस्म की स्टडी को हम कहते हैं आर्कियोलॉजी। और जियोलॉजी ये कहते हैं अर्थ से रिलेटेड, जिसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म उसमें मरे, एनिमल्स, प्लांट्स, जो भी, और पत्थर जिस तरह से थे, इन सब की स्टडी को हम जियोलॉजी में चेक करते हैं। तो कोई भी, जैसे कि अब आपको अक्सर मालूम होगा, आप लोग अक्सर मूवीज में भी देखते हैं, और जब आप मुख्तलिफ अजायब घरों में जाते हैं तब वहां पर आपको हिस्ट्री से रिलेटेड बताते हैं कि ये जो ऑर्गेनिज्म था ये 5000 ईयर्स पहले था, या डायनासोर्स आज से 50,000 ईयर्स पहले थे। और इसी तरीके से हड़प्पा जो एक शहर अभी डिस्कवर हुआ है, तो उसमें भी ऐसे ही था कि भी वो शहर पहले से मौजूद था, अब उन्होंने बताया कि वो शहर कोई 500,000 साल पुराना है। तो साइंटिस्ट कैसे बताते हैं कि ये इतने पुराना ऑब्जेक्ट है या इतनी पुरानी कोई भी चीज है? तो कहते हैं वो कैसे बताते हैं, बाय यूजिंग रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। हमने कहा है कि रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स क्या है, जो कि कंटिन्यूसली ब्रेक करते हैं। तो हर एक आइसोटॉप को अपने हाफ में बदलने के लिए जितना टाइम लगता है उसे हम कहते हैं हाफ लाइफ। फॉर एग्जाम्पल कार्बन 14 है, ये टोटल किसी भी ऑर्गेनिज्म में 100 ग्राम है। अगर इसको 50 ग्राम टूटे, 50 ग्राम में जब ये चेंज होगा, तो इसको 50 ग्राम में चेंज होने के लिए, यानी कि 50 ग्राम तक इस्तेमाल होने के लिए इसको कितना टाइम लगा? तो इसको टाइम लगा 5730 ईयर्स। इसी तरीके से जब ये 50 से 25 ग्राम में चेंज होगा तो इसको इतना ही टाइम और लगेगा, 5730 ईयर्स। इसी तरीके से 25 का हाफ 12.5, तो जब ये इससे भी कम होगा, यानी कि इसको भी लगेंगे 5730 ईयर्स। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, वो चेक कर लेते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में कार्बन कितना मौजूद है। जैसे इस वक्त ये जो काऊ है ये लिविंग है, इसके अंदर 100% कार्बन 14 होगा।
लेकिन ये जो इस वक्त हॉर्स है ये डेड है, हम इसकी बॉडी को निकालेंगे, इसकी बोन्स के अंदर कार्बन को चेक करेंगे। अब फॉर एग्जांपल इसमें कार्बन की क्वांटिटी हमें मिलती है 25 ग्राम। तो अब इसका क्या मतलब है कि इसकी एज कितनी हुई, तो हम लोग काउंट करेंगे कि पहले कार्बन 14 को 50 में बदलने में लगे थे 5000 ईयर्स, इसी तरीके से 50 से 25 में बदलने में और 5000 ईयर्स, टोटल कितने हो गए 10,000 ईयर्स। यानी कि ये जो हॉर्स है ये तकरीबन 10,000 ईयर्स पहले मरा था, इसीलिए अब इसमें कार्बन की क्वांटिटी 25 ग्राम है। तो इसे हम कहते हैं हाफ लाइफ, और साइंटिस्ट इसी के जरिए से ये बताते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कितने साल पुराना है। सो द एज डिटर्मिनेशन ऑफ वेरी ओल्ड ऑब्जेक्ट्स, कि जितनी भी पुरानी ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी एज डिटर्मिनेशन करना कैसे, बाय देयर हाफ लाइफ। तो इसे हम क्या कहेंगे, रेडियो एक्टिव आइसोटोप डेटिंग, कि ऐसे आइसोटोप्स जो कि रेडियो एक्टिव हैं और उनके हिसाब से हम लोग जब ओल्ड ऑब्जेक्ट्स की डेट बताएंगे कि वो कितने साल पुराने हैं या उनकी एज क्या थी, तो उसे हम क्या कहेंगे, रेडियो एक्टिव आइसोटोप डेटिंग। लेकिन अगर हम लोग आइसोटोप्स में सिर्फ कार्बन 14 चेक करें, यानी कि उसकी बॉडी में और भी तो मुख्तलिफ हड्डियों में कैल्शियम के अलावा भी बहुत सारे और कार्बन के अलावा मुख्तलिफ और केमिकल्स भी मौजूद होते हैं और भी एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, तो अगर हम सारे एलिमेंट्स की हाफ लाइफ चेक करें तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप डेटिंग। लेकिन अगर हम सिर्फ कार्बन 14 की हाफ लाइफ को देखकर एज मेजर करें तो इसे हम क्या कहेंगे, रेडियो कार्बन डेटिंग, कि जिस एलिमेंट की हमने जिसको एलिमेंट को यूज करके हमने रेडियो एक्टिविटी फाइंड की उसी एलिमेंट के हिसाब से हमने नेम रख दिया। सो फॉर टुडे वी लर्न रेडियोथेरेपी, traces for diagnosis and medicine, आर्चियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल यूजेस। आपने इन तीनों टॉपिक्स को कंप्लीट याद करना है, एमसीक्यूज के लिए भी और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी। शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे ऐसे ही पूछेंगे व्हाट इज रेडियोथेरेपी एंड व्हाट आर इट्स यूजेस, तो आप यूजेस बताएंगे। इसी तरीके से हाउ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड एज ट्रेसर्स फॉर डायग्नोसिस एंड मेडिसिन, और इसी तरीके से एक शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेडियो एक्टिव आइसोटोप डेटिंग एंड रेडियो कार्बन डेटिंग, तो आप इसका डिफरेंस लिखेंगे। So that is all for today. Thank you and Allah Hafiz.